नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आया हूं, रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हां, आप सभी को पता है कि रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ये पता चल जाती है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन से कौन-कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस को अधिक पूछा गया है और उनके पूछने के तरीके, उनके जो नॉलेज है, ये सारी चीजों की जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ के सेट नंबर 1 करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे जो क्लास है, मैथ्स के जो फाउंडेशंस क्लास है, जो मैथ चैप्टर वाइज आप देख रहे होंगे कि मैथ की चैप्टर वाइज यहाँ पर क्लास होती है। तो ये चैप्टर वाइज क्लास देखना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर थ्योरी विथ कंसेप्ट यहाँ पर सिखाई जाती है। इस क्लास की डिस्क्रिप्शन की बॉक्स आपको वीडियो के नीचे लिंक लगी हुई है, वहां पर जाकर आप चैप्टर वाइज सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सीआई, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपके अंदर की कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो एक क्लास आपकी चैप्टर वाइज होती है यहाँ पर, टारगेट द ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपनी कैलेंडर जारी कर दी है। तो सारे एग्जाम यानी जनवरी से लेकर, कहने कहने का मतलब आपकी पहली एग्जाम अप्रैल अप्रैल से लेकर 2023 तक की जनवरी तक की कैलेंडर आपको एसएससी ने यहाँ पर जारी कर दिया है, ठीक है ना। तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। अपनी पूरी मेहनत ग्रुप डी और एनटीपीसी के साथ साथ एसएससी सीजीएल की भी तैयारी आप शुरू कर दें, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आज के मैथ के पेपर नंबर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 16 माइनस 4 इंटू 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या है, फटाफट बनाते दोस्तों। 16 में से 4 गया तो कितना हो गया, 12, है ना। 13 में से 7 गया तो कितना हो गया, 30 में 6 गया तो 7, और डिवाइडेड बाई एक्स मतलब एक्स नीचे चला आई और यहाँ पर क्या हो गया, 12 है। तो 12 और 12 कट गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू 7। और ये क्वेश्चंस किसमें आई है, ये क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2008 के सेकेंड शिफ्ट में आई हुई है। मैंने इतने हल्के क्वेश्चंस नहीं बनाया, मैं प्रमाण के रूप में यहाँ पर आपको जिस जिस समय आई है उस समय को शिफ्ट के साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप जाके नेट पर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की क्वेश्चंस आती है, कभी हल्की तो कभी भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3, 4, 5। हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 5x, ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी तरीका क्या है कि आप सबको जोड़ दें, 3 और 4 7, 7 5 कितना 12, यानी 12 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एक यूनिट में कितना हो गया, एक में 12 कम 12 और 12 पंचे 60। अब सबका निकाल दें तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो ये 15 तिया 45 डिग्री हो गया, 15 चौके 60 डिग्री हो गया और 15 पचे 75 डिग्री हो गया। एक्स मानने की जरूरत ही क्या है, तो 45 60 75 किस में है, 45 60 75 डी नंबर में है। क्योंकि हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो तीनों के अनुपात को योग करके 12 यूनिट में 180 है ना। तो एक यूनिट में 15 डिग्री, तो 3 यूनिट में 45, 4 यूनिट में 60 डिग्री, 5 यूनिट में 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या हुआ। आप सभी को पता है कि ये क्या है, एक्यूट एंगल की सम से है ना। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर क्या है साइन थीटा, मैं क्या इस तरह कॉस थीटा को, यहाँ जो कॉस थीटा है, यहाँ जो कॉस थीटा है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा। जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या है साइन थीटा, यहाँ पर क्या है साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पर कट गए, यहाँ पर आ गए थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हो गया 2 थीटा। 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा √2। क्यों होगा सर जी √2, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। तो 1/sec 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होती है, sec थीटा होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में, ये हाइट एंड डिस्टेंस की मैथ है, ध्यान से। हाँ, ये किसकी मैथ है, ये हाइट एंड डिस्टेंस की मैथ है। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदु के अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील, 1 मील में देखिए यहाँ पर 1.61 किलोमीटर। तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी क्या किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज, एक समतल सड़क है, एक क्या है सड़क समतल है, ठीक है ना। एक समतल सड़क के ऊपर हवाई जहाज, सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदु के अवनमन कोण, यानी यहाँ पर हवाई जहाज है, यहाँ से हवाई जहाज ने एक बार इन्हें देखा, यहाँ से हवाई जहाज है, हवाई जहाज ने इन्हें देखा, तो इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके साथ कितना 45 डिग्री का कोण है। अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी दूर चली गई, अब यहाँ से हवाई जहाज यहीं पर है, हवाई जहाज यहाँ से अवनमन अवनमन कोण कर रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें, यानी यानी यहाँ की दूरी दी हुई है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील, यानी यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है 1.61 किलोमीटर है, यहाँ कितनी है 1.61 किलोमीटर है, ठीक है। हमें हाइट निकालनी है, तो ये यदि h है, ये जहाज की हाइट यदि h है, ये मान लो a, ये है b, ये है c और ये है d, ठीक है ना। तो ये जब 1045 डिग्री होता है तो ए बी इक्वल टू क्या हो BC हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि मैं ट्राइंगल ए बी सी लेता हूं तो 1045 डिग्री होने के कारण इन दोनों ये वाला लाइन और ये वाला लाइन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यदि मैं x लेता हूं तो 1045, यानी क्या देखो यहाँ ऐसे में दिखा देता हूं कि 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री 1 होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा h और बेस क्या होगा x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगी h/x। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो x हो गया, h इक्वल टू क्या हो गया s हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये तो थी जो थी वो तो थी, बस लिख देता हूँ h इक्वल टू x हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है भूमि से जहाज की दूरी। दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए, इस तरह की जो सम्स होती है, इस तरह की जो सम्स होती है, इस तरह की सम्स जो होती है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं डी। यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं डी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 30 डिग्री और यहाँ क्या है 40 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये आपको निकालना है, ठीक। और यहाँ पर डी जो है आपका, जो डी है 1.61 दिया हुआ है, इसकी फॉर्मूला होती है डी इक्वल टू एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ये वाला जो भाग है ना, अच्छे से बड़ा से फिगर बनाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे कहते हैं थीटा 1। तो थीटा 1 कितना है मेरा 31 डिग्री,
सॉरी 30 डिग्री, इसे क्या कहते हैं थीटा वन। ये क्या है थीटा वन। और ये वाला क्या है मेरा थीटा टू, जो कि कितना है 45 डिग्री। ये क्या है थीटा टू। ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं डी। और ये क्या है एच। ये क्या है एच। तो डी इक्वल टू कितना है मेरा, डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू मेरी 1.61। एच की वैल्यू क्या है नहीं पता। कॉट थीटा वन, कॉट थीटा वन मतलब कॉट 30 डिग्री, मतलब 1/cot 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा √3। ठीक है। माइनस कॉट 45 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है। मुझे एच निकालनी है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.61 अपॉन √3 -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1.61 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732 -1। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1.61 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.732। अब देखो यहाँ पर मैं जीरो बैठाकर यहाँ पर ये डेसिमल को क्या कर सकता हूँ उड़ा सकता हूँ। अब मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 1610 और नीचे क्या आ रही है 732। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.2। यानी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 2.2 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये जो मैंने मैथ बनाया, ये जो तरीका मैंने बताया, इसमें आपको आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर है, फिर मान लो एक यहाँ पर है, तो ये वाला क्या है, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तब भी आप ये वाला निकाल सकते हो डी। और ये क्या है एच। ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू क्या है एच कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। आपको याद रखना है कि ये वाला क्या है थीटा वन है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है थीटा टू है, और ये क्या है डी है, ये क्या है एच है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में जरूर आई होगी। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है। किसी वर्ग, यानी मान लो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल, देन द फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो बिटवीन ऑफ द स्क्वायर, माने फाइंड द रेशियो बिटवीन ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया एंड सर्कल, दोनों के जो माने स्क्वायर, इसको वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी सिंपल सी बात है, दोनों का रेशियो, दोनों का एरिया क्या है इक्वल है। यानी यहाँ पर वर्ग यानी स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल माने एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन स्क्वायर ऑफ द साइड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड में मान लेता हूँ, स्क्वायर की साइड मान लिया मैंने ए, स्क्वायर की साइड क्या मान लिया ए मान लिया। और सर्कल की रेडियस कितनी है, सर्कल की रेडियस मैंने मान लिया, सर्कल की रेडियस मैंने आर मान लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखना होगा। तो ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लिखना होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या देख रहा हूं मैं पाई बाय वन। तो पाई बाय वन होगा तो ए बाय आर इक्वल टू क्या होगा √पाई अपॉन क्या होगा 1 होगा। तो इसके हिसाब से मैं ये ऑप्शन देख रहा हूँ। अब यदि मैं इसको जो थोड़ा सा डिफाइन करूँ, इसको यदि मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 22/7, है ना। अब इसमें इससे यदि मैं यहाँ से निकालूं, इससे यदि मैं निकालूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बाय आर इक्वल टू √22/√7। तो इस तरह से देख रहा हूँ कि ये भी आंसर बन रहे हैं, ये भी आंसर बन रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जब अंदर देखा तो रेलवे ने यहाँ पर त्रुटि मानी है, दैट मीन्स यहाँ पर रेलवे ने अपना एरर माना है, अपना गलती माना है। और रेलवे ने कहा है ना, रेलवे ने यहाँ पर कहा है दोस्तों कि आप डी और सी में से कोई भी मारते हैं तो आपकी सही होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर सी भी ऑप्शन हो सकता है और डी भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 40.56 है। एक घन है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 40.56 है। यानी दैट मीन्स द
total surface area of the cube is 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन फाइंड द वॉल्यूम। और कितने तक निकालना है इसका? दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांक में निकालना है। तो घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होता है? घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर इक्वल टू 40.56 होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40.56। ठीक है, अपॉन कितना? 6। 6 से आप इसको काटते हैं तो 6 छक 36। ठीक है, और कितना बच गया? 4 पर 5, 6 सत्ते 42, 6 36। दैट मीन्स ए इक्वल टू आपका सामने हो गया रूट ओवर 6.76। ठीक है ना, 6.76। इसके बाद आपका जब हो जा रहा है, इसके बाद हो रहा है आपका कितना? इसके बाद हो रहा है आपका 2.6। ठीक है, अब आपसे वॉल्यूम पूछी जा रही है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.6 इंटू 2.6 इंटू 2.6। जैसे ही आपने साइड निकाल लिया, वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करके कितनी आती है? तो 26 इंटू 26 क्या हो जाएगा? फिर से वही चीज आ जाएगा, 6.76 आ जाएगा। इंटू क्या करना है? 2.6 करना है। तो इंटू 2.6 करेंगे तो कितनी आंसर आ जाएगी? 2.6 करेंगे तो कितनी आंसर? 6 6 के 36, यानी कितनी आ जाएगी मेरी? 6 वाली आएगी। तो 6 36 होनी चाहिए ना, 676। 676 क्यूब 2.6, 6 36, 6 के 36 36 आनी चाहिए। तो कितनी गड़बड़ क्यों? 58 17 58 दशमलव के दो स्थान तक आने चाहिए। हाँ, कितनी आ जाएगी यहाँ पर? दशमलव के दो स्थान लेना है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगी 158। यानी मुझे दशमलव के दो स्थान लेना है, इसलिए मैं ये वाला ही ले सकता हूँ। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि यहाँ तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, लेकिन हमें दशमलव के दो स्थान तक ही लेना था, इसलिए 58 हुआ। ठीक है, यानी आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी? 26। यहाँ देख लो, आप यहाँ इंटू करते हो 676 को करते हो तो कितनी? 6 के 36, 6 सत्ते 42, 43 छः 45, 4 और 6 के 36, 36 से 4 हो गया 40। ये कितनी हो गई? 14 12, 2 सत्ते 14, 14 12, 12 1 13, यानी 6 5 2 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 3 7 और 1। मुझे कहाँ तक लेना था? 17.58। तो 17.576 यहाँ पर आ रही है, निकटतम वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं कि वो 6 के चक्कर में खोजते रह जाएंगे और उन्हें लगेगा कि सवाल गलत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चीजों को देखें कि दशमलव के दो स्थानों तक का पूर्णांक याद करो। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दशमलव के दो स्थानों को याद करना है, और आप 6 के चक्कर में रह जाओगे। और यहाँ जो कि गुना करके जो आ रहा है वो आ रहा है 17.576 आ रहा है, जिसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है? 17.58। ठीक है ना, 17.58। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके संयुक्त क्रमों का योग 1/2 है, तो इनमें संख्या कौन सी है? फिर से देखिए, आपको ग्रुप डी 2018, आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 2018 के आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाया हूं, ताकि आप देख सके कि क्वेश्चंस किस तरह से पिछले वर्ष आई थी। ठीक है, दो संख्याओं का योग 9 है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई कितनी हो गई? 9 हो गई। और दूसरी कितनी है? उनके संयुक्त क्रम, यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? 1/2। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी x प्लस वाई, और नीचे क्या होगा? एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, तो 9 यहाँ पर वैल्यू है, तो आप 9 यहाँ पर पुट करो, और एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/2। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि एक्स वाई इक्वल टू कितनी हो गई? 18। एक्स वाई इक्वल टू कितनी हो गई? 18। ठीक ना, एक्स वाई इक्वल टू कितनी हो गई? 18 हो गई। इसका मतलब देखिए, दो संख्याओं का योग 9 है ना? तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? एक संख्या 6 और दूसरी संख्या 3 कर सकता हूँ, और दोनों को जोड़ देने से क्या 9 भी हो जा रही है। तो उनमें से एक संख्या कौन होगी? 3 है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो 6 हो जाएगी।
और उनके संयुक्त क्रमों का योग आप ये भी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि उनके संयुक्त क्रमों का योग क्या हो रहा है, उनके संयुक्त क्रमों का योग क्या हो रहा है आपका 6 होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2। तो ये संयुक्त क्रमों का योग भी क्या हो रहा है 3/6 मतलब 1/2 हो रहा है। ठीक है ना? तो और ज़्यादा सोचने की अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाने की यहाँ पर आपकी ज़रूरत विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आराम से यहाँ पर 6 3 18 कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि 9 दूनी 18 क्यों नहीं किए? 9 दूनी 18 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं का योग क्या है 9 है। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए फिर से एक सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन आपने देखा जीडी में भी 2 नहीं 3 नहीं 3-3 किसी-किसी के 3-3 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं। तो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ मिलता ही मिलता है। ठीक है ना? तो बोर्ड मास जो आपको प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा बार्ड रेनिकुलम होगा, उसके बाद क्या होगा ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, डिविजन्स होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। ये चीज़ों को बिल्कुल ना भूलें, है ना? ये सीक्वेंस को ना भूलें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने माइनस वाले चीज़ को लाया, 13 में से 5 गया तो यहाँ से हो गए 8, ठीक है ना? यहाँ 8 हो गई, अब ये 8 इसको क्या करे डिवाइड करेगा तो कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना? अब 5 में से 3 गया तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब 6 में से 2 गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बनती है। फिर समझाऊँ क्या? देखिए, मैं इसे नीचे लिखकर आपको समझाता हूँ। ये 6 है, माइनस यहाँ पर 5 माइनस 24 डिवीज़न 30 माइनस 5 ठीक है? सबसे पहले क्या वर्निकुलम है क्या? नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट है। तो मैंने यहाँ से निकाला 8 और ये क्या है यहाँ पर 24 क्योंकि किसी-किसी बच्चे ने सिंप्लीफिकेशन में 2 मिनट 3 मिनट तक टाइम वेस्ट किए हैं, जो कि कुछ होता नहीं है। इन दोनों से निकल के आ गए 8 भागा दिया और यहाँ क्या है घटाओ। यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद भी तो ब्रैकेट है, यानी अभी भी ब्रैकेट के अंदर ही है। अब ब्रैकेट के अंदर पहले क्या होगा तो यहाँ पर क्या होगा डिवीजन। अब मैं देख रहा हूँ 6 माइनस, तो 6 माइनस यहाँ डिवीजन हो रही है तब भी 5 माइनस 3 है ना। सेकेंड ब्रैकेट यानी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये मैंने डिटेल में किया और यदि आपको करना है तो आप तुरंत यहाँ पर कर सकते हैं, तुरंत यहाँ पर आंसर आप निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 13 में से 5 गया तो कितना 8 है ना। फिर 8 इसको भाग दिया तो कितना हुआ 3। 5 में से 3 गया तो 2 माइनस 2 ठीक है ना। 5 ये माइनस के कारण माइनस आया और यहाँ पर 6 बराबर आंसर 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर, ध्यान देना में से 1/2 में से घटाने पर, ये ऐसा नहीं बहुत बच्चे क्या करेंगे x माइनस 1/2 करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। क्या बोला है में से घटाने में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। एक लाइन की क्वेश्चन आपको धोखा दे सकता है, यानी कहने का मतलब कि 1/2 में से x घटाने पर क्या होगा 3/4 प्राप्त होगा। यानी 1/2 घटाओ 3/4 बराबर क्या होगा x। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 2 और घटा हो गया यहाँ पर 3, यानी यहाँ हो गया x। आप यहाँ पर देख रहे हो कि x का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल गया -1/2 ठीक है। -1/, कितना आ रहा है सॉरी 4 ना, गलती मैंने लिख दिया, -1/4 -1/4 आ रहा है ठीक है। तो -1/4 क्या ऑप्शन नंबर ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 16129 का वर्गमूल निकाले। इस तरह की भी क्वेश्चंस आती है, आप देख रहे हो ना सारे प्रीवियस ईयर 2018 के मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने लाया है ताकि मैं ये दिखा सकूं आपको कि ग्रुप डी की मैथ्स की लेवल कैसे होती है, उसके क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है ना। तो 16129 का वर्गमूल क्या है, तो क्या करेंगे डिवीजन मेथड से बनाएंगे। दो मेथड होता है, एक मेथड होता है जैसे कि देखिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड मैं पहले बताना चाहूंगा। पहले आप शॉर्टकट मेथड चलिए 16129 ठीक है ना। पीछे के 2 डिजिट के लिए क्या होगा 9 किस किस की यूनिट डिजिट होती है, 9 होती है, एक होती है 3 की और एक किसकी होती है, एक होती है 7 की।
ठीक है ना। अब आगे का डिजिट देखिए, अब आगे का डिजिट देखिए यहाँ पर 161, 161 किसका है, किसका नियरेस्ट है। मैं जानता हूँ कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है ना। और 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 13 की स्क्वायर होती है यहाँ पर 169, क्या होती है, 169 होती है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ कि 12 की स्क्वायर होती है 169 और 13 की स्क्वायर कितनी है, 12 की स्क्वायर 144 और 13 की स्क्वायर 169, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्या आंसर होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोनों में से कौन छोटा, दोनों 161 में से दोनों में से कौन छोटा, ये छोटा ना, ये यदि छोटा, यानी ये तो बहुत इसके सामने है, इसके ये बहुत सामने है, लेकिन आप सभी को पता है कि 161 का क्या होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ पर 161 में मैं देख रहा हूँ कि ये इससे दूर है, यानी क्या दोनों में से कौन छोटा है, 169 और 144 में छोटा कौन, तो ये छोटा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगी। और जब यहाँ पर हम छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वाला हो जाएगा। 127 इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड ध्यान से देखिए कि 16129 का क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। कौन सा मेथड से, डिवीजन मेथड से। देखिए डिवीजन मेथड सबसे अच्छी मेथड है। आपने 1 और 1 लगाया और यहाँ भी 1 लगाया और यहाँ आपने 1 से किया तो आपको भी यहाँ से 1 पर करना पड़ेगा। इन दोनों को फिर ऐड करना होता है, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 2। अब आपके पास कितना हो गया, यहाँ बचा कितना, 61, ठीक है ना। आपने जैसे यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ा। इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ हो गया 44, कितनी हो गई यहाँ पर, 44 हो गई। अब 11 में से 4 गया तो 7 4 11 और यहाँ पर हो गई 1 आपकी और यहाँ हो गया 29, कितना हो गया, 29। अब 22 और 2 कितना हो गया, 44, 22 और 2 कितना हो गया आपका, 24। यहाँ पर आप 24 लिखेंगे और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर यदि आप 7 पुट करते हैं तो 7 से इंटू करना पड़ता है, तो यहाँ भी आपको 7 रखना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 सत्ते कितना होता है, 49, 4 हासिल बचा, 7 चौका 28, 28 29 30 31 32, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, 3 हासिल बचा, फिर आपका 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि 7 रखने से 127 जो आपका आंसर आया था वो यहाँ पर भी आपका 127 आंसर आ रहा है ना। तो 16129 का वर्गमूल कितना होता है, 16129 का वर्गमूल 127 होता है। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हो या इस मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरी क्वेश्चंस देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस आपको बहुत ही देखने को मिलती है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन से बिल्कुल ना घबराए। मैं यहाँ से आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल हम लोग को निकालने क्या है, मसप माने एचसीएफ। दोस्तों मैं पहले ही बताऊं तो रेलवे ने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है, इसलिए आप ऑप्शन की ओर ना जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मौसा जब निकालना होगा ना, जब हमें एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा तो मैं जाऊंगा कि सभी में क्या है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन पावर 2 में पावर सबसे कम किसके पास है, तो इसके पास है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब मैं इसके पास गया, 3 भी इसके पास है, 3 भी इसके पास है और 3 भी इसके पास है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा कम किस, सबसे कम पावर, ठीक है ना। मसपे निकालते समय आपको तीनों में वो संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसकी पावर सबसे कम किस में है, तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ 3 है क्या, नहीं, यहाँ 3 है क्या, नहीं है, सॉरी, तीनों में 3 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर इसमें 3 नहीं है, तो नहीं ले सकते हम। 3 नहीं है तो अब किसे ढूंढना होगा, 5 को। मैं देख रहा हूँ इसमें 5 की पावर है, इसमें 5 की पावर है, इसमें भी 5 की पावर, लेकिन पावर सबसे कम किसमें, इसमें, यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। अब मुझे देखना होगा कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3, यानी 7 की पावर 3 क्या है, सबसे कम है, तो 7 की पावर 3 लिया, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि जो संख्या आपको कॉमन लगे, जो संख्या आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे ये संख्या में देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी आपको 2 दिखा, ठीक है, इसमें भी 2 दिखा, ठीक है, इसमें भी 2 है, ठीक है।
तो मैंने दो में ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, लेकिन पावर सबसे कम ये वाला दो। फिर यहाँ देख रहा हूँ 5 है, फिर यहाँ देख रहा हूँ 5 है, और फिर देख रहा हूँ यहाँ भी 5 है। ठीक है? लेकिन पावर इसमें क्या है, 1 पावर, तो ये आ गया। फिर 7 की क्यूब, फिर 7 की क्यूब, 7 का 4, तो क्या होगा ये? तो ये हो गया मौसापा। और लौसापा देखिए किस तरह निकलती है। लौसापा जब निकालना होता है, एलसीएम जब आपको निकालना होता है ना, तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप? एलसीएम के लिए देखिए यहाँ पर, सब इसमें ना जो कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो सबसे बड़ा कॉमन कौन है? यानी 2 की पावर सबसे बड़ी कौन है? क्यूब है, तो क्यूब आएगा। इसके बाद आप देखो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन है? तो 5 की सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रही है? 3। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या दिखी? 3, तो यहाँ पर क्या हो, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 हो जाएगी। 7 की सबसे बड़ी क्या दिख रही है? यहाँ दिख रही है, तो 7 की, यानी इसमें सबसे मैक्सिमम चीज़ को लेना है मुझे। और क्या बच गया मुझे? क्या बच गया? 3 बच गया। 3 की सबसे मैक्सिमम पावर किसमें है? इसमें है। तो ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या कभी-कभी इसी फॉर्म में रहती है, या कभी-कभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 19 अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 19 अनुपात 26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगी? यानी यहाँ पर एक, दो संख्या है, तो यहाँ पर संख्या है आपको, एक ये संख्या और एक ये संख्या। देखिए, यहाँ पर 2 संख्या, एक ये संख्या और एक ये संख्या। एक संख्या क्या है? 19 है, और दूसरी संख्या क्या है? 26 है। ठीक है ना? ये छोटी संख्या में 2, छोटी संख्या क्यों? इसमें 2 जोड़ा जाता है, और बड़ी संख्या में कुछ नहीं, मतलब 0 जोड़ा गया। तो अनुपात क्या हो गया? 3 अनुपात क्या हो गया? 4 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ, लड़ाई कांसेप्ट से हम लोग यहाँ पर बना देंगे। देखिए, तो पहले ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई करें, और ये वाला संख्या को इससे मल्टीप्लाई करें। 19 चौके 76, 19 चौके 76, और 26 दिए 78। अब इन दोनों को घटा दीजिए। कितना यूनिट आया? 2 यूनिट। 2 यूनिट में 2 यूनिट टेंस टू, अब क्या करना है देखिए, अब क्या करना है ध्यान से देखना। अब क्या करना है, ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 को इनसे गुना करें। ठीक है? 4 दूनी 8, और ये जो 3 है, ये 3 को इससे गुना करें। यहाँ कितना हो गया? 0, और यहाँ कितना हो गया? 8। 8 में से 0 को घटा दें, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में से 0 से घटाएँ तो कितना हो गया? 8। तो 1 यूनिट में कितना हो गया? 1 यूनिट में हो गया 4। ठीक है ना? आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या कौन है? ये 26, हमेशा इससे गणना करें। जो संख्या है, यदि छोटी संख्या पूछता है इससे, बड़ी संख्या इससे, यानी बड़ी संख्या 26 है, तो मैं यहाँ निकालूँगा 26 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 26 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 26 गुने 4, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 दो 10, यानी कितनी हो गई? 104, यानी संख्या कितनी हो गई? 104। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो 4 है, इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगी 76, फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगी 78, और इन दोनों के बीच में माइनस करना है, वो यहाँ पर लिखाएगा। फिर ये वाला जो देख रहे हैं आप ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 का 0 ये हो गया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये वाला संख्या को ये वाला संख्या के साथ क्या करना पड़ता है? माइनस करके यहाँ लिखना पड़ता है। तो आपने देखा कि 2 यूनिट टेंस टू 8 हो गई, तो 1 यूनिट टेंस टू क्या हो गई? 4 हो गई। तो 26 यूनिट टेंस टू कितनी हो गई? 26 गुने 4 बराबर 104 आंसर देखने को मिला। इस तरह की मैथ एक तो रहती ही रहती है, ठीक है ना? 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, मिक्सचर्स की मैथ है। ये भी क्वेश्चंस आपको रेलवे एनटीपीसी, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लगाया है कि ये ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी दोनों के लिए है, ठीक है ना? तो आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उनमें से 1 लीटर उनमें से 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। यानी 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उनमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना?
तो कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले आप देखें कि कितना है, यानी 5 5 में आपके पास 6% है, तो 6 पंचे 30। अब क्या हो रहा है, भाप बन के उड़ जाने के कारण आपके पास क्वांटिटी 4 यूनिट ही बच रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भाप बन के उड़ जाने के कारण से आपकी चीनी की मात्रा में बढ़ोतरी हो जा रही है ना? चीनी की मात्रा में बढ़ोतरी हो जा रही है, तो 25% कट गया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से कट गया, आपको ये हो गया 3 और ये कितना हो गया, 2 हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 दिए 15 बट्टे 2 बराबर कितने हो गए यहाँ पर, x प्लस 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि x प्लस यहाँ से यदि आप निकालोगे, ये हो गया 7.5 इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 6। तो x की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ क्या होगा, 7.5 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 1.5। कितनी हो गई, 1.5 हो गई। अब क्या करना है दोस्तों, यानी आपको x प्लस 6 इक्वल टू ही क्या दिख रहा हो, x प्लस ये निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो गया, 7.5% हो गया। यही तो आंसर हो गया, इतने करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। आपने मैंने यहाँ पर सीधी सी परसेंटेज को ही खेला, यहाँ पर 5.6% इंटू यहाँ पर क्या हो गया, फिर कितना हो गया, 5 लीटर चीनी कितनी हो गई, 4 लीटर चीनी बदल गई और x प्लस 6% हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, 7.5% चीनी की प्रतिशत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे। एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार के 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों से प्राप्त किए गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार निकाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि वो ग्रुप डी में आया हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ बेहतरीन इन क्लासों को करते रहें, जिससे कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंट हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह की क्वेश्चंस आए थे, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के एस्पायरेंट्स है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी के पास ये पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को एक बार, जो नए लोग हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सारी मेहनत ये आप लोग के लिए की जाती है। एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम औसत भार के 3 पैकेज, यानी क्या करना है यहाँ पर, 150 गुने क्या 3, है ना, प्लस 250 ग्राम औसत भार के 5 पैकेज, यानी यहाँ पर 250 इंटू क्या करना होगा, 5। अभी कितने हो गए टोटल, 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 से भागा देना होगा, यानी 15 तिया यहाँ पर 45, 15 तिया 45 और 250 पंचे कितना, 1250, 1250 बट्टे कितनी हो गई 8। 50 50 जोड़ दिया कितना 13, और 13 4 कितनी होती है, 13 4 होती है 1700, यानी 1700 बट्टे यहाँ पर 8 कितने हो जाएंगे, 1700 बट्टे 8 यदि हम भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 दूनी 16, 8 टिकम 8, 8 दूनी 16.5, यानी इतने ग्राम यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 212.5। ठीक है, फिर देखिए रेखा और रिश्म के वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए रेखा और यहाँ लिखे रश्मि। ठीक है, तो उनको दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, 7:4। ठीक है, अब से 3 साल बाद, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों की आयु में प्लस 3 साल जुटेगा, प्लस 3 साल, और यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस 3 साल। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:5, यानी 8 और अनुपात 5 हो जाएगा। फिर से वही काम हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 7 को 5 से गुना करें तो कितनी हो गई, 35। ठीक है, फिर 8 को 4 से गुना किए तो 8 चौक कितनी हो गई, 32। अब 35 में से 32 गया, 35 में से 32 गया तो कितना हो गया, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट इक्वल टू, कैसे करेंगे आप, फिर 3 यूनिट टेंस टू आप क्या करेंगे, 8 को गुना करेंगे किसके साथ,
8 को गुना करेंगे 4 के साथ, 8 चौक कितनी हो गई 32, सॉरी 8 को इसके साथ नहीं, 8 को गुना करेंगे 3 के साथ, 8 3 कितनी हो गई 8 3 24, और फिर यहाँ 5 से गुना करेंगे किसके साथ 3 के साथ, कितनी होगी 5 3 15, 15 में से 24 घटा दो, 15 में से 24 हमने घटाया तो 5 4 9, यानी कितनी यूनिट हो गई, ये हो गई 9, यानी कितनी यूनिट हो गई ये हो गई 9, ये हो गई आपकी 9 के बराबर, यानी एक यूनिट टेंस टू कितना हो गया 3। आपसे क्या पूछा है, तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, रश्मि कौन है ये 4 है, तो 4 यूनिट टेंस टू कितनी हो गई, 4 यूनिट टेंस टू हो गई आपकी 4 दिए 12, यानी रश्मि की उम्र कितनी है 12 वर्ष है, रश्मि की उम्र कितनी है, रश्मि की उम्र 12 वर्ष है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लड़ाई कंसेप्ट, जो कि बेहतरीन मेथड है कि जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा इन दोनों से माइनस हो जाएगा और माइनस होके यहाँ लिखाएगा। दोस्तों एक और बात कहना चाहूंगा, जब दोनों यहाँ प्लस प्लस हो, एक चीज ध्यान दे यहाँ पर, जब दोनों ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो तो सेम सेम रहेगा, प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा माइनस होगा, फिर माइनस और माइनस रहेगा तब भी क्या होगा, माइनस और माइनस रहेगा तब भी क्या होगा, माइनस ही होगा, माइनस माइनस होने पर भी माइनस होगा, और अपोजिट रहने पर प्लस होगा, अपोजिट ऑल्टरनेटिव मतलब ऑल्टरनेटिव रहने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव रहने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इन चीजों को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, दोनों माइनस माइनस होता तो माइनस हो जाता, दोनों प्लस माइनस होता तो प्लस हो जाता, दोनों माइनस प्लस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, एक दुकानदार महिला ने 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि में बेचा। उसने फूलदान को किस कीमत में बेचा था, उसने फूलदान को किस कीमत पर बेचा, यानी 19% हानि में बेचा, खरीदा कितना था 1100 में, 1100 में खरीदा, कीमत वाले फूलदान को एक जोड़ा 19% हानि पर बेचा, उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा, यानी सीधी सी बात कह जा रही है कि इसमें से क्या करना है मुझे, 1100 में से क्या करना, 19% की हानि कर दी, यानी ये हो गया 81 अपॉन 100 हो जाएगा, है ना, 81/100 हो तो ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, यानी मुझे सीधे से 11 को 81 से मल्टीप्लाई कर देना है, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 88 89, यानी 891 रुपया में इन्होंने बिक्री कर दी। ठीक है, समझ में आया, इस पर क्या किया इन्होंने, ये जो सीपी था उसमें इतना को 19% हानि, यानी 100% की थी वस्तु, 100% की वस्तु थी, और उसमें से भी 19% क्या कर दिया कम कर दिया, 19% कम करने के कारण इसे कितना में बेचा गया, इसे बेचा गया 89% में। ठीक है, 89% में बेचा गया। आप इसे परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, 19% की हानि हो गई, यानी खरीदा था 19/100 में, 19/100 में, यानी 100 में खरीदा गया था और 81 में बेचा गया। 100 बराबर कितनी हो गई 1100, तो 1 बराबर कितनी हो गई 11, 81 बराबर कितनी हो गई 81 बराबर हो गई 81 गुने 11। आप इस मेथड से भी बना सकते हो, और डायरेक्ट 100 में से 19% को माइनस करके आप इस दोनों को इंटू कर सकते हो। ठीक है ना, तो समझ उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोनों भी तरीके से, बस तोड़ते जाइए मैथ को। 60 का 15%, 60 का 15%, 15% यानी 5 दिए, और यहाँ 20, यहाँ 20 दिए 60, कितना हो गया 9। ठीक है, 15% मतलब 3/20, 20 दिए 60, 3 दिए 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर है नहीं, ये इजी सम्स है। ए और बी ने क्रमशः 3,20,000, 4 लाख का निवेश कर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। 4 महीनों बाद 1,08,000 निवेश के साथ सी ने इस व्यापार में साझेदारी की, और ये भी ग्रुप डी की सवाल है। हाँ, ऐसे एक दो सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, सारे के सारे हल्के सवाल नहीं रहेंगे, एक दो सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको आपको बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, ए और बी क्रमशः 3,20,000, 4 लाख रुपया निवेश करके साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 1,08,000 रुपया निवेश के साथ सी इस व्यापार में साझेदारी की,
ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि 1,08,000 को अपने निवेश के अनुपात से निकाल लिया। देखो, अपने निवेश के अनुपात से निकाल लिया, ठीक ना? अपने निवेश के अनुपात से क्या किया? निकाल लिया। 1 वर्ष बाद 51,840 रुपया लाभ में एबीसी के हिस्सों की गणना कीजिए। सबसे पहले तो एबीसी का क्या करना होगा? एबीसी का मूलधन का अनुपात निकालना होगा। ए, यहाँ पर क्या होगा? बी, और यहाँ पर क्या होगा? सी। क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी को यहाँ पर आप काट दीजिए। ये कितने दिनों के लिए होगी? ये होगी 12 महीने के लिए। 3,20,000, 3,20,000, ये तो 12 महीने के लिए होगा, ठीक ना? ये 12 महीने के लिए होगा। बी का मैं देखता हूँ, बी कितना? 4 लाख, ये भी 12 महीने के लिए होगा। और सी का क्या है? सी ने 4 महीने बाद यानी 8 महीने का होगा। कितना होगा इसका? 8 महीने का होगा। 108,000। 3 शून्य क्या हुआ? 3 शून्य सभी का कट गया। इसका 3 शून्य, इसका 3 जीरो, और इसका 3 जीरो, ठीक है? उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये 8 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 8 महीना के लिए इन्होंने किया 4 महीना बाद, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 8 से यदि काटते हो आप, यहाँ पर 8 से यदि काटते हो तो कट जाएगा, मुझे लगता है 8, फिर यहाँ पर 8 पंचे 40, यहाँ पर 50 बच गया, फिर 8 चौके 32, यहाँ पर क्या? 40 बच गया, ठीक है ना? 8 से कट गई, और किससे कटेगी? और किससे कटेगी? 12 से कटेगी, 12 से कट गया, 12 से कट गया, 12 नामा 108, ठीक है? यहाँ 9 बच गया, तो यहाँ कितने हो गए? 40 अनुपात 50 अनुपात, यहाँ हो गया 9। लेकिन इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने बात कही है कि 4 महीने बाद 1,08,000 रुपया के निवेश के साथ सी ने व्यापार में साझेदारी की, और ए और बी ने, यहाँ देखिए लाइन मुख्य, ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि का 1,08,000 को अपने निवेश के अनुपात में निकाल लिया। अपने निवेश के अनुपात में क्या किया ये लोग? निकाल लिया। तो इस निवेश के अनुपात में जब निकाला, तो क्या करना होगा? 50, ये जो हमारे रेशियो निकल के आए 40 50 9, 40 50 9 को हमें क्या करना होगा? 40 में से 4 महीने बाद किए ना, यहाँ जो ए, यहाँ पर बी, ए, बी और सी का जो अनुपात है वो क्या होगा? 4 महीने का निकाले तो 40 में से 4 निकाल लिए, कितने हो गए? 36। 50 में से 50 में से कितने निकालना होगा? कैसे समझना? देख, ध्यान से समझना। 40 में से 4, 50 में से कितने निकलेंगे? 50 में से 5 निकलेंगे, 50 में से 5, और 9, और 9 है 9 का, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका 45, और यहाँ पर हो गया कितना आपका? 9। अब यहाँ पर आप करते हैं तो 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 एकम, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों देखो कि इन्होंने किस तरह से, यहाँ पर ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि राशि 1,08,000 को अपने निवेश के अनुपात में, इन दोनों का निवेश का अनुपात कितना होता है? इन दोनों का निवेश का अनुपात होता है 4:5, यानी इनमें से मैं 4 माइनस करूंगा और इनमें से 5 माइनस करूंगा। अब मेरा जो हो गया 4 5 1 हो गया। 4 5 1 को किस अनुपात में बांटा है? 51,000, 51,000 इस रुपए में, 51,840 में। अब आपको देखिए, ये 5 4 9 1 10, 10 यूनिट टेंस टू, 10 यूनिट टेंस टू कितना हो गया? 10 यूनिट टेंस टू हो गया 51,000, 51,840, 51,840 है। जीरो से जीरो कट गया, यानी 1 यूनिट में कितना निकल गया आपका? 51,000, 5,184। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 4 यूनिट में कितना हो गया? तो ए को कितना मिल गया? ए को यहाँ पर 4 से मैं गुना करता हूँ, यानी ए को मिला, यहाँ पर ए को मिल जाता है आपको 51,000, सॉरी 5,184 गुने यहाँ पर 4। बी को मिल जाएगा आपको 5,184 गुने यहाँ पर 5, और सी को कितना मिल जाएगा? 5,184 गुने 1।
ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर सभी की रकम देखने को मिलेगी। तो 4 चौके 16, यहाँ पर हो जाएगा 756। 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 32, 32 से क्या हो जाएगा 33, यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 7, 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ पर हुआ 5 चौके 20, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, 5 4 9, पचम 25। ठीक है, और इसकी रकम तो इतनी ही हो जाएगी, 5184। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी, है ना। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि 40 में से 4 घटा दो, 50 में से 5 घटा दो, 9 घटा दो। और ये तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है, प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, इन चीजों को ना भूलें। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 800 रुपये लागत वाली एक वस्तु की अंकित मूल्य, 800 रुपये लागत वाली एक वस्तु की अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। x% की छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है, तो x का मान कितना है। यानी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, यानी 11,200, 11,200 पर कितने परसेंट की छूट जाती है, 100 में से x% की छूट दी जाती है। तो लागत मूल्य पर लाभ मिलता है, लाभ किस पर, 12% लाभ मिला, लाभ किस पर मिला, लाभ हमेशा लागत मूल्य पर मिलती है, यानी 112 बटे कितना हो गया 100। अब ये जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, अब यहाँ एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 112, 112 से 112 यहाँ पर भी कट गया, यानी यहाँ बच रही है 10। ठीक है ना, अब 10 बच रही है तो यहाँ से भी आप काट सकते हो, यहाँ हो रही है 4 और यहाँ हो रही है कितनी 5। ठीक, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपसे पूछा क्या गया, x का मान पूछा है, तो यहाँ पर हो गई 500 माइनस 5x इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो 5x और यहाँ पर कितनी हो गई 4 हो गई, यहाँ 4 कुछ गुना हो रहा है क्या, नहीं कुछ भी गुना नहीं हो रहा है। 4 यहाँ घट जाएगा 500, या कितनी आ रही, गलत कुछ आ रही है क्या, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है क्या, देख लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर 8,000 लागत मूल्य पर, यानी 8,000 पर क्या होगा, 8,000 पर गुने 112 बराबर, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जीरो जीरो तो कट गया, 100 छोड़ देता हूँ, यहाँ पर हो गया आपका गुने 100 माइनस x%, दोनों दोनों के 100 कट गए। अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ भी मैं 100 करूंगा, यहाँ भी 100 कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर देखो 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो कट गए, यहाँ से 112 और यहाँ से 112 कट गए, यानी यहाँ बच रहे 80 और यहाँ बच रहे हैं आपके कितने बच रहे हैं 100 घटाओ x, यानी x इक्वल टू कितने हो रहे हैं 20, है ना, वहाँ कुछ गलती हो रहा था, तो x इक्वल टू कितना हो रहा है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9% दर पर, 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई राशि, धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है 117 रुपये है। तो 1 साल पर 9%, 2 साल पर कितना हो गया 18%, यानी 18% बराबर, 18% बराबर ब्याज कितनी है, यानी 18% क्या होगी, एसआई होगी। 1 साल का एसआई 9% है, 2 साल का एसआई कितना 18%, और 18% बराबर 117, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 117 बटे 18। तो आपसे पूछा है 100%, यानी 100% ही तो प्रिंसिपल होता है, निवेश की गई धनराशि क्या है, तो 100% टेंस टू क्या हो जाएगा 117 बटे 18 गुने यहाँ पर क्या होगा 100। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया 50 और ये हो गया 9, और 9 से यहाँ पर मैं काटूंगा तो कितने बार में कट जाएंगे,
13 बार में कट जाएंगे। 13 नामा 117 और 13 पचे 65, यानी यहाँ पर 650, 650। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डी आई है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्लब हाउस में निजी स्विमिंग पूल भी है। निम्न सारणी में यहाँ आगंतुकों की संख्या दर्शाई गई है, जिनमें सदस्य और गैर सदस्य दोनों को दिखाया गया है। सदस्य भी है और गैर सदस्य भी है, दोनों को दिखाया गया है। देखे आंकड़ों के आधार पर औसतन कितने आगंतुक स्विमिंग पूल के सदस्य हैं और कितने गैर सदस्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर औसतन औसतन कितने आगंतुक स्विमिंग पूल के सदस्य हैं और कितने गैर सदस्य हैं। कितने स्विमिंग पूल के हैं और कितने गैर स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता सदस्य इतने हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता के गैर सदस्य इतने हैं। ठीक है ना। तो आपको सदस्य दोनों का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करना औसतन। तो आप यहाँ सबको जोड़ेंगे, या 10 10 और 10 20 20 30 और 30 30 60 60 हो गया। 60 60 और यहाँ पर कितना हो गया 60 और 20 कितना हो गया 80। यहाँ पर कितना हो गया आपको जोड़कर 80 हो गया। ठीक है। यहाँ पर जोड़िए 3 और 3 6 6 1 7 8 9 10 और 10 कितना हो गया 20। ठीक है। दोनों का अनुपात निकालें। दोनों का अनुपात आप निकालेंगे तो किस तरह से, तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता सदस्य, यहाँ पर क्या औसतन, या 1 2 3 4 5 6 से आप भागा लगाएंगे, है ना। दिए गए आंकड़ों के आधार पर औसतन कितने आगंतुक स्विमिंग पूल के सदस्य हैं और कितने गैर सदस्य हैं। तो इनके औसत कितने हो जाएंगे, इनके जो औसत निकालेंगे तो यहाँ पर मेरा औसत कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा लगाना होगा, और यहाँ भी 7 से भागा लगाना हो तो 7 7 तो कट गए यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, 20:3 होगा, न 3:4 होगा, ना किस तरह से यहाँ पर चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ध्यान समझिए, एक क्लब हाउस में निजी स्विमिंग पूल भी है। निम्न सारणी में यहाँ आगंतुकों की संख्या दर्शाई गई है, जिसमें सदस्य और गैर सदस्य दोनों को दिखाया गया है। ठीक है ना। एक मिनट दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल मेरा कितना है 80 आया, और यहाँ पर कितना टोटल मेरा 20 आया। ठीक है। तो यहाँ पर आगंतुकों की औसत क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 7 दिन है, लेकिन यहाँ तो एक दिन बंद है ना, यानी कहने का मतलब 6 दिन ही लोग आएंगे। ये बंद नहीं होता, यहाँ जीरो रहता तो हम इसे भी काउंट करते, यानी यहाँ पर मुझे 6 से डिवाइड करनी पड़ रही है। ठीक है ना। और यहाँ भी किससे डिवाइड करनी पड़ रही है, 6 से डिवाइड करनी पड़ रही है। कहने का मतलब कि आगंतुकों की संख्या यानी आगंतुक सदस्यों की संख्या कितनी है, 80/6। 80/6 करूंगा तो क्या होगी, 3 से भाग लगाऊंगा तो 2 और यहाँ पर कितना हुआ 40, यानी 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता है, 13 अनुपात यहाँ पर कितना होगा 13.33। ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20/6। 20/6 का मतलब 10/3। 10/3 का मतलब 3.33। तो इन दोनों के रेशियो क्या देख रहा हूं मैं, दोनों का रेशियो मेरा क्या हो रहा है 13.33 अनुपात 3.33, यानी यहाँ पर सदस्यों की संख्या 13 और स्विमिंग पूल के उपयोगकर्ता के गैर सदस्यों की संख्या 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, क्योंकि यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह थी कि ये बंद है, ये बंद है, इसके मतलब यहाँ पर 6 दिन ही आएंगे स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता,
और यहाँ बंद है तो स्विमिंग पूल उपयोगकर्ता गैर सदस्य कितने, ये गुरुवार के दिन नहीं आएंगे, है ना। यानी हमें 6 से ही भाग लगाना होगा, क्योंकि यहाँ 7 दिन है, 7 से भागा लगाने वाले को क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पैटर्न आपको समझ में आई होगी। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये सवाल मुझे नहीं समझ में आई, मैं आपको कमेंट बॉक्स में वहां समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है कंटिन्यू बेसिस पर चलेगी, तो प्लीज आप इसे देखना ना भूलें। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसका नाम है मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर। वहां पर आपको सारे लिंक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और हाँ, टारगेट ऑल द एग्जामिनेशन, ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, प्लीज वहां पर जाएं, क्लिक करें और पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपको वहां पर। अब प्लेलिस्ट में वहां पर आप सारे अपने मैथ्स के चैप्टर को अच्छी तरह से सीखकर अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ इस बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ, यानी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।